सुप्रभात बच्चों। आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे इस उम्मीद के साथ मैं यह एक सुविचार आपको भेंट करती हूँ। खुशियाँ बांटने से और बढ़ती हैं, चंदन की तरह। जैसे चंदन का तिलक लगाने वाला व्यक्ति किसी के माथे पर चंदन सजाता है तो उस चंदन की खुशबू उस व्यक्ति तक तो पहुंचती ही है, किंतु चंदन लगाने वाले व्यक्ति की उंगलियां भी सुवासित हो जाती हैं या सुगंधित हो जाती हैं। ठीक वैसे ही आप सब भी खुश रहिए और सबके साथ खुशियां बांटिए। तो बच्चों, अपने सुविचार के बाद अब मैं आपको पाठ की ओर ले चलती हूँ। कल आप लोगों ने पिछले सत्र में आपने पढ़ा मेहनत का फल अभ्यास 4, जिसमें आपने विलोम शब्द पढ़ा और जाना। विलोम शब्द के 2 प्रश्न पढ़े और उसके बाद तीसरा प्रश्न आपने शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न पढ़े, जिसमें अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखा। और चौथे प्रश्न में आपने संज्ञा शब्दों को या नाम वाले शब्दों पर घेरा बनाया या गोला बनाया। और 5वें शब्द में आपने 4 लड़कों के नाम और 4 लड़कियों के नाम लिखे। आपने लिख करके भी दिखाया, अपने दोस्तों के भी नाम आपने लिखाए। काम अच्छे से आपने किया। अब इसी क्रम में मैं कुछ प्रश्न संख्या 6 पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी। खाली जगह भरिए। प्रश्न संख्या 6 में मेरे स्कूल के मुख्याध्यापक का नाम श्रीमान उमा शंकर प्रसाद है। ठीक है बच्चों, आप लोग को अपने प्रधानाचार्य जी का नाम मालूम होगा, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ के पर टिक लगाएंगे। मेरे स्कूल के मुख्य अध्यापक पर टिक लगाएंगे। यहाँ पर का नाम श्रीमान उमा शंकर प्रसाद है। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। घ पर मेरी कक्षा अध्यापिका। कक्षा अध्यापिका को वर्ग अध्यापिका भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो लिखा है उस पर टिक लगाएंगे। मेरी पर टिक और अध्यापिका पे टिक। का नाम श्रीमती अनुराधा सिन्हा है। ठीक है, श्रीमती अनुराधा सिन्हा है। मेरे स्कूल का नाम, मेरे स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम क्या है बच्चों? आप सब जानते होंगे, डॉक्टर डी राम DAV पब्लिक स्कूल, गोला रोड, दानापुर, पटना 801 503 है। प्यारे बच्चों, आप अपनी मैम का नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे और साथ में अपने विद्यालय का पूरा नाम लिखेंगे। विद्यालय के नाम के साथ आप पिन कोड भी याद करिए, पिन कोड भी लिखना चाहिए, क्योंकि हर जगह पिन कोड पूछा जाता है। तो आज से आपकी आदत पड़ी रहेगी, तो आप किसी भी पता को या किसी भी एड्रेस को जब याद करेंगे तो साथ में पिन कोड भी याद करेंगे। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने विद्यालय के नाम के साथ पिन कोड भी याद करिए और लिखिए। अब बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, आप कौन कौन से खेल मैदान में खेलते हैं? किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखिए। कौन कौन से खेल आप मैदान में खेलते हैं? यहाँ पर ये चित्र बना है क्रिकेट के खेल का, और ये लॉन टेनिस की रैकेट है, लॉन टेनिस के खेल का। तो प्यारे बच्चों, आप लॉन टेनिस का नाम लिख देंगे और दूसरा क्रिकेट का नाम लिख देंगे। भारत के क्रिकेट की सरताज के रूप में आप किसको किसको जानते हैं? सुनील गावस्कर, कपिल देव,
सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी। आपको बेशक इनके नाम नहीं लिखने हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्रिकेट और लॉन टेनिस और एक नाम और लिख सकते हैं आप बास्केटबॉल तो खैर अंदर भी हॉल के अंदर भी हो सकता है। आपको आउटडोर गेम खेलना है, अरे आउटडोर गेम के नाम लिखने हैं, यानी जो मैदान में खेले जाते हैं, तो आप फुटबॉल लिख सकते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल का नाम आप दे दीजिएगा, फुटबॉल, जिसमें आप मेसी का नाम जानते होंगे और रोनाल्डो का नाम जानते होंगे। इस तरह से आप यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे? क्रिकेट, लॉन टेनिस और फुटबॉल। ठीक है बच्चों, क्रिकेट, लॉन टेनिस और फुटबॉल। 5 वाक्यों में अपना परिचय लिखिए। अगला प्रश्न। ठीक है, आपने जो ये प्रश्न लिखा बच्चों, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी बड़े का नाम आप लिखें तो उसे सम्मान या आदर सूचक शब्द से शुरुआत करें। जैसे यहाँ आपने श्रीमान उमा शंकर प्रसाद लिखा, जैसे यहाँ पर श्रीमती अनुराधा सिन्हा लिखा। इसी तरह यदि कोई अविवाहित आपकी मैम है तो उन्हें आप कुमारी या सुश्री लगाकर लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, मैंने ये यहाँ पर बताना उचित समझा आपकी जानकारी के लिए, इसलिए मैं पीछे गई। अब हम लोग 5 वाक्यों में अपना परिचय लिखें। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका अपना परिचय बताइए, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम राम है, श्याम है, मोहन है, जो भी। पहला वाक्य अपना नाम बताते हैं और दूसरा वाक्य क्या बताते हैं कि मैं किस मिट्टी में पला, किस मिट्टी में मैंने जन्म लिया, कहाँ मैं पल बढ़कर बड़ा हुआ, उस जगह का नाम, उस देश का नाम। तो आप दूसरे वाक्य में कह सकते हैं कि मैं भारत देश का रहने वाला हूँ, या मैं भारत का रहने वाला हूँ, या मैं भारतवासी हूँ। ठीक है, और तीसरी वाक्य में आप क्या कह सकते हैं? मेरी माता जी का नाम श्रीमती, जो भी आपकी माता जी का नाम है वो बताएंगे। और चौथे वाक्य में आप कह सकते हैं मेरे पिताजी का नाम, जो भी आप अपने पिताजी का नाम है वो बता सकते हैं। और पांचवें वाक्य में आप ये बता सकते हैं कि मैं बिहार के पटना का निवासी हूँ। आप चाहें तो माता पिता का नाम एक साथ लिख दें, मेरी माता जी का नाम श्रीमती, जो भी नाम है वो, और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान, जो भी नाम है वो लिख सकते हैं। और चौथा वाक्य आप लिख सकते हैं कि मैं बिहार के पटना का निवासी हूँ। और पांचवें वाक्य में आप लिखिए मैं डॉक्टर डी राम डीएवी पब्लिक स्कूल, गोला रोड, दानापुर, पटना का, पटना में पढ़ने वाला छात्र हूँ, या पटना का पटना में अध्ययनरत या पढ़ने वाला छात्र हूँ, या मेरे विद्यालय का नाम, यही सिंपल लिख दीजिए, मेरे विद्यालय का नाम डॉक्टर डी राम डीएवी पब्लिक स्कूल। इतनी बात समझ में आई बात? तो आप 5 वाक्यों में इस तरह से अपना परिचय देंगे। इन 5 वाक्यों में आपका एक सामान्य परिचय सभी को या सामने वाले को मिल जाएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे अगले प्रश्न। नीचे दिए 9वें प्रश्न पर नीचे दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द चुनकर लिखिए। समान लय वाले शब्द जिनके उच्चारण लगभग समान, एकदम समान नहीं, लगभग, ऐसे समान लय वाले शब्द, और इन्हें हम तुकबंदी वाले शब्द भी कह सकते हैं। इन्हें इंग्लिश में आप राइमिंग वर्ड भी कहते हैं। तो समान लय वाले शब्द में उच्चारण की समानता होती है,
जैसे जगना, जैसे खाना पीना, जैसे सोना रोना। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ पर इन समान लय वाले शब्दों को देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए, आपकी आसानी के लिए ये शब्द दे दिए हैं। आपको इन शब्दों से समान लय वाले शब्द को मिलाकर यहाँ लिखना है। जैसे खेल, खेल का रेल, खेल का समान लय वाला रेल। कंधा का, कंधा का समान लय अंधा, बांटा तो नहीं होगा, कंधा का अंधा। कांटा का बांटा, कांटा का समान लय वाला शब्द क्या होगा, बांटा। और ढेर का समान लय वाला शब्द क्या होगा, बेर, ढेर बेर। कोने, उसके बाद कोने का, कोना माने कोना कॉर्नर, कोने का समान लय वाला शब्द रोने, कोने रोने। बज, बज का समान लय वाला शब्द क्या होगा, सज, बज सज। तो क्या हमने जाना, खेल रेल। देखिए जब मैं उच्चारण कर रही हूँ तो समान लय आपको समझ में आ रहा है। खेल रेल, कंधा अंधा, कांटा बांटा, ढेर बेर, कोने रोने, बज सज। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलेंगे अंतिम इस पाठ के प्रश्न संख्या 10 पर। यहाँ पर आपको सही शब्दों के जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर एक तीर का निशान या एरो का निशान बनाकर बनाना सिखाया गया है। बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप देखेंगे गौर करेंगे तो ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा शब्द। और ये सारे शब्द इन्हीं संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। काले, ठंडी, सुंदर, हरी, पीली, सफ़ेद, ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर मैं तुम लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि अभी तो आप लोगों को विशेषण नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। यहाँ पर आपके जो दाहिनी तरफ स्तंभ में शब्द लिखे हैं वो संज्ञा है, और बाईं तरफ जो शब्द लिखे हैं वो विशेषता बताने वाले शब्द हैं। किसकी, संज्ञा के, यानी वो विशेषण शब्द है। आपको सही विशेषण शब्द संज्ञा के साथ लगाकर लिखना है। ये हुआ व्याकरणिक भाषा में व्याकरण के अनुसार, किंतु यहाँ पर आप अपने ज्ञान के आधार पर, आपने जो शिक्षिका ने बताया, आपने जो जाना है, उस आधार पर आप सही मिलान कीजिए। मैंने एक समझा दिया है आपको कि क्या है। इन्हीं शब्दों की इस तरफ विशेषता बताई गई है, आपको उस विशेषता को सही मैच कराना है। मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जो सही मिलान वाले होते हैं प्रश्न, उसमें जब आप एरो लगाकर बनाते हैं बार बार, बेशक यहाँ पर एरो लगाकर आप बना दीजिएगा, किंतु आप जब अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिखते हैं, अपनी पुस्तिका में लिखते हैं, तो उस समय आपको ये ध्यान देना होता है कि एरो बनाकर मत लिखिएगा। आप उत्तर जब लिखने लगिएगा तो उत्तर संख्या डालकर शब्द के साथ सही शब्द लाकर लिखिएगा और सामने स्केल से एक लाइन खींच दीजिएगा कि इस शब्द के साथ ये मैच कर रहा है। जैसे काले के साथ बादल मैच कर रहा है, तो काले और बादल और दोनों को सामने लाइन से आप जोड़ दीजिएगा, तो वो एक आड़ी तिरछी रेखा दिखती है तो अच्छी नहीं लगती। ठीक है बच्चों, ये एक सही तरीका है जो मैं आपको बता दी हूँ आगे से, लेकिन यहाँ अभ्यास में आप जैसे कहा गया वैसे ही करिएगा। ठीक। और एक चीज़ इसी क्रम में मैं और बताना चाहूँगी कि आप जब अपने कॉपी में कोई चीज़ लिखते हैं, क्लास वर्क या जो कुछ भी, तो कुछ बातें ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको पाठ संख्या डालनी होती है। पाठ, अगर ये 4 आप पाठ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पाठ
चार। ठीक है, 5 और 4 के बीच में हाइफन लगाएंगे या योजक चिन्ह लगाएंगे। फिर पाठ का नाम, मेहनत का फल, और उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे या ऊपर एक एक कॉमा से। जब भी कोई पाठ का शीर्षक लिखते हैं तो एक एक कॉमा से उसको बंद करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, पाठ 4 मेहनत का फल। फिर राइट साइड में आपकी पृष्ठ संख्या लिखी रहती है, आप पृष्ठ संख्या वहां डालिए। पृष्ठ संख्या माने पेज नंबर, और फिर दिनांक डालिए। दिनांक जो उस दिन की तारीख हो, जैसे आज की तारीख 6/6/2020 है। ठीक है, और फिर कौन सा दिन है, जैसे आज शनिवार है तो शनिवार। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब चलिए हम लोग इस प्रश्न को करते हैं। काले बादल तो यहाँ बना ही हुआ है, ठंडी हवा, हवा कैसी है, ठंडी, ये विशेषता बता रहा है, ठंडी हवा। सुंदर फूल, फूल कैसा है, सुंदर है। फिर हरी घास, घास कैसी है, हरी है। फिर पीली सरसों, पीली सरसों, सरसों के फूल पीले होते हैं ना, तो पीली सरसों। फिर सफेद बत्तख, बत्तख सफेद होती है तो सफेद बत्तख। फिर से एक बार देख लीजिए, काले बादल, ठंडी हवा, सुंदर फूल, हरी घास, पीली सरसों, सफेद बत्तख। इस तरह से बच्चों आपका ये पाठ अब यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में भाषाभ्यास ही मैं अगले सत्र में करवाऊंगी, और पाठ का नाम है जन्मदिन, जिसमें मैं आपको संयुक्त व्यंजन समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, संयुक्त व्यंजन कैसे जुड़ते हैं इस पर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। आपके सत्र के समाप्त करने के पहले मैं आपकी मात्राओं पर फिर से आती हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी मात्रा संबंधी गलतियों को दूर करूँगी। इसके लिए मैंने आपको बताया था, प्यारे बच्चों, अभी एक बार मैं सारी मात्राओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी, और आप सभी ध्यान दें। अ, आ और अंग, अह, इन मात्राओं में आप कोई गलती अक्सर नहीं करते, किंतु गलती यहाँ होती है, इन्हें आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। जिसमें 2 सत्र में मैंने इसे समझाया, आज मैं ये आपको समझाने जा रही हूँ। री की मात्रा ऐसे नीचे लगती है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? री की मात्रा नीचे लगती है। जैसे सामान्यतः, मैं एक बार और आपको समझाना चाहूँगी कि आपके दिमाग में ये आता होगा, मैम अ की मात्रा क्यों नहीं लगती। इसके लिए मैं आपका ध्यान इधर दिलवाना चाहूँगी कि क से लेकर कोई भी व्यंजन जब अपने मूल रूप में होता है, या कोई भी व्यंजन, चाहे आप श ले लें, ह ले लें, कोई भी व्यंजन, जब जन्म आपके आम साधारण बोलचाल की भाषा में मैं कह सकती हूँ कि अधूरा होता है। ये व्यंजन जब जन्म लेता है तो अधूरा होता है। इसे एक डंडे की या बैसाखी की सहारे की जरूरत पड़ती है। इसे हम हलंत चिन्ह कहते हैं। इस रूप में कोई भी व्यंजन होता है। जब हम इसे पूर्ण करना होता है बोलने की सुविधा के लिए और लिखने के लिए, तब हम इसमें स्वर को जोड़ते हैं। स्वर आपके ये हैं, ये आपके स्वर हैं, और इन स्वरों को हम व्यंजनों को पूर्ण करने के लिए जोड़ते हैं। जैसे क में जब अ जुड़ेगा तो बनेगा क। क पूरा, जो आप क पढ़ते हैं
ऐसा क जो देखते हैं वास्तव में ऐसा होता है और उसमें अ जुड़ करके तब ये रूप पाता है। इतनी बात समझ में आई? जैसे हम ख देखते हैं तो ख ऐसा मूल रूप में होता है लेकिन इसमें अ जुड़ करके ऐसा बनता है। ठीक है बच्चों, तो अ की मात्रा नहीं होती लेकिन ये अ व्यंजनों को पूर्णता देता है, पूर्णता प्रदान करता है, माने पूर्ण बनाता है। ठीक है, बाकी सबकी मात्राएं तो आपके सामने होती हैं। जैसे क में जब आ जुड़ता है तो बनता है का। ठीक है, क में जब ई जुड़ती है तो बनती है कि। क में जब दीर्घिकार जुड़ती है तो बनती है की। और क में क ही नहीं, हर व्यंजन में मैं क का केवल आपको उदाहरण देकर समझा रही हूँ। क में जब ह्रस्वकार जुड़ता है तो बनता है कु। और क में जब दीर्घोकार जुड़ता है तो बनता है कु। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? और री की मात्रा भी मैं आपको समझाऊंगी। उसके पहले क में जब री जुड़ेगा तो बनेगा क्री। ठीक है बच्चों, अब उसी तरह से क में जब ए जुड़ेगा तो बनेगा तो बनेगा के। और क में जब ए जुड़ेगा तो बनेगा कै। और क में जब ओ जुड़ेगा तो बनेगा को। और क में क हलन चिन्ह के साथ औ जुड़ेगा तो बनेगा कौ। और क जब अंग के साथ जुड़ेगा तो बनेगा कंग। और क के साथ जब अह, ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ये पूरी बात मैंने आपको एक बार फिर से समझाई। अब मैं री पर आती हूँ। री, ध्यान दीजिए, दो जगह पर आपको ध्यान देना है। जब क में जुड़ेगा तो ऐसे, ग में जुड़ेगा तो ऐसे, ऐसे हर व्यंजन में नीचे ऐसे जुड़ेगा। किंतु ह में री जोड़ते ऐसे जुड़ेगा। ह में री ऐसे जुड़ेगा। अगर ह में हम री ऐसे नीचे जोड़ेंगे तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है बच्चों, ये ह में री थोड़ा बदल जाता है। इसी तरह र में री कभी नहीं जुड़ता। र में री न जुड़ करके सीधे री का प्रयोग हो जाता है। जैसे ऋषि, आई बात समझ में? जैसे ऋतु, जैसे ऋण। ऋतु माने जानते हैं मौसम, ठीक है, और ऋण माने कर्ज। इसका मतलब कर्ज, इसका मतलब मौसम, इसका मतलब ऋषि महात्मा। ठीक है, तो मैंने आपको री के बारे में बताया। री की मात्रा हमेशा नीचे जुड़ती है और इस तरह से जुड़ती है। सिर्फ ह में ऐसे जुड़ती है और र में री की मात्रा ना जुड़कर सीधे री जुड़ता है, री लग जाता है र की जगह पर और ऐसे बन जाता है। आ रही बात समझ में बच्चों? इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग ए, ए, ओ, औ की मात्रा तो अच्छे से समझते हैं, बस उच्चारण पे ध्यान देंगे। जैसे ए के लिए हम मुंह को थोड़ा कम खोलेंगे, ए, लेकिन ए के लिए मुंह को अधिक खोलेंगे, उच्चारण ए। तो जैसे ए उच्चारण सुनेंगे तो हम शिरोरेखा पर, शिरोरेखा इसको कहते हैं किसी भी वर्ण के ऊपर जो ये रेखा होती है, किसी भी वर्ण के ऊपर जो ये रेखा होती है, ये शिरोरेखा,
तो जब क में हम ए जोड़ेंगे तो शिरोरेखा पर एक मात्रा लगेगी और क में जब हम ए जोड़ेंगे तो शिरोरेखा पर 2 मात्रा लगेगी। ए का उच्चारण हम मुंह को अधिक खोलकर थोड़ी देर अधिक उच्चारण करते हैं, जैसे के, कै। इसी तरह से क में जब ओ की मात्रा लगेगी तो ओठ को गोल करके हम उच्चारण करेंगे को। कैसे उच्चारण करेंगे? को। लेकिन क में जब औ लगेगा, औ जुड़ेगा तो हम कैसे उच्चारण करेंगे? कौ। कैसे उच्चारण करेंगे? कौ। ठीक है, जैसे कोई, जैसे कौवा। ठीक प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने बेशक UKG 1 में सारी मात्राएं सीखी होंगी, लेकिन एक बार मैंने भी अपने तरीके से आपको मात्राओं के ज्ञान का फिर से रिवीजन या पुनरावृत्ति करवाया। उम्मीद है मैं आपको फिर से समझाने में सफल रही हूँ। इसी उम्मीद के साथ, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ खुश रहिए और आसपास सबको खुश रखिए। इस शुभकामना के साथ वाणी को विराम देती हूँ।